सुप्रभात। 10th क्लास बच्चों, हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो संधि में स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि आपके सिलेबस में है नहीं, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। और व्यंजन संधि में 2 संधि हम लोगों को पढ़नी थी, तो भी कौन कौन सी संधियाँ होती हैं पिछले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और जो 2 पढ़े हैं वो अनुस्वार संधि है और एक परसवर्ण संधि। ये 2 व्यंजन संधि से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि पहले किसे कहते हैं, इसको समझ लिया जाए, फिर आगे उसके भेद को पढ़ा जाएगा। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन एक ही होता है। विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि की क्या परिभाषा थी कि स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की क्या परिभाषा थी कि व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के मिलने से, उसमें दोनों मिलता है, स्वर भी मिलता है और व्यंजन भी मिलता है। स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से, विसर्ग में स्वर, जैसे व्यंजन में स्वर और व्यंजन मिल रहा है, उसी तरह से विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार होता है, विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जैसे व्यंजन संधि में भेद थे, जैसा कि हम बताएं, इष्टुत्व, इष्टुत्व, जस्त्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि। जिसमें इष्टुत्व, जस्त्व और चर संधि आपको नहीं पढ़ना था, बस अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि 2 संधि पढ़ना था, जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं भली भांति। उसी तरह से व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में भेद है। पहला सत्व संधि है। क्या है, सत्व संधि। इसका सूत्र है बच्चों, है विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः, यानी विसर्ग के बाद स, विसर्ग के बाद स, यानी 3 स है, स स स स। तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद कौन कौन सा वर्ण आता है, इसमें 3 4 5 भेद है, जैसा कि हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे अभी। तो विसर्ग के बाद कौन कौन सा वर्ण आता है, तब उस वर्ण में क्या परिवर्तन होता है, तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है, इसकी परिभाषा है कि यदि विसर्ग के आगे, सत्व संधि की परिभाषा है कि यदि विसर्ग के आगे विसर्ग मतलब जानती हैं, ये विसर्ग, ठीक है। विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार, फिर प्रत्याहार आ गया, कोई खर प्रत्याहार पढ़ी हैं आप लोग, का वर्ण संधि में
करीब करीब सभी संधि में प्रत्याहार का उपयोग हुआ है। प्रत्याहार का वर्ण किसी वर्ग का वर्ग भी समझ रही है ना, इसके पहले हम वर्ग के बारे में ही पढ़े हैं। किसी वर्ग का यानी चाहे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब इसको तो पढ़ चुके हैं हम लोग। किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या यही खर प्रत्याहार में वो आता है। श श स हो तो विसर्ग के स्थान पर हो तो, अब देखो, अब यहाँ डैश डैश डैश, अभी अब जब हम उदाहरण देंगे तब ये कह रहा है सत्व संधि कि यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण, अब खर प्रत्याहार में जो प्रत्याहार हम लोग पढ़े हैं माहेश्वर सूत्र से, जो 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, उसमें एक खर प्रत्याहार भी है। तो उस खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या होते हैं? किसी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या स हो तो। अब पहला वर्ण जैसे क ख च छ प फ, ठीक है, और ट ठ और श यही आपके खर प्रत्याहार में बनेगा वर्ण। हो तो तब उसके बाद अब हम उदाहरण से समझेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला अभी हम लेते हैं, या तो कहिए वर्ण को लिख दे, देख लीजिए, ब्रैकेट में हम लिख भी देते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं खर प्रत्याहार में। क ख और च छ, फिर आएगा ट ठ त थ और प फ तथा श और श, यही वर्ण आपके खर प्रत्याहार में आएगा। क ख च छ और ट ठ त थ प फ और श। तब हम आगे हम कैसे बनाएंगे, अब उदाहरण है, अलग अलग बनेगा, घबराइएगा मत, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। अब जैसे हम अभी ले रहे हैं हर वर्ग का अलग अलग है कि विसर्ग के बाद यदि कख आता है तो क्या बनता है, विसर्ग के बाद चचा आता है तो कौन सा वर्ण क्या विकार होगा, और विसर्ग के बाद टठ आएगा तो कौन सा विकार होगा, तथा पफ, ऐसे ही तो उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, किस तरह का परिवर्तन होकर के कौन सा अक्षर बन रहा है, यह हम लोग को पढ़ना है खर प्रत्याहार से। तो जैसे जब विसर्ग के बाद अब हम अलग अलग सब ले रहे हैं, देखिए पढ़िए, विसर्ग के बाद क ख प और प फ, क ख प फ ले लेते हैं अभी, प फ, ठीक। आए तो विसर्गों में कोई विकार नहीं होता है, विसर्गों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तब क्या होता है आगे हम लोग उदाहरण से समझेंगे। कोई विकार नहीं होता है, बल्कि विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, कोई विकार नहीं होता है, विसर्ग का
लिख लीजिए, अपितु विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। विसर्ग का, हाँ, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। जैसे जैसे देखिए, अब उदाहरण से, जैसे कवि धन खादती। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये भी क ख प फ का मतलब क और ख यदि प फ विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम 2-4 उदाहरण लिख रहे हैं, कवि धन खादती, ठीक, बालकः धन पतति, बालकः धन पतति, गुरुः धन पाठयति, धन पाठयति, गुरु पढ़ाता है। और वृक्षः धन फलति, वृक्षः धन फलति। अब देखिए, यदि बेटा इस तरह से पूछे विसर्ग संधि से कि कवि धन खादति का संधि करते हुए, जो संधि विच्छेद है, संधि करते हुए संधि का नाम बताइए, ठीक, आप क्या करेंगे? अब आप अपने परिभाषा पर जाएंगे। यदि विसर्ग के बाद, कि मैम बताई है कि यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। जैसा कि देख लीजिए, विसर्ग के बाद ख आया, जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, नियम जो कह रहा है, और विसर्ग के बाद फिर प आ गया, विसर्ग के बाद प आया, विसर्ग के बाद फ आया। तो इस तरह से यदि वर्ण क ख प फ आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों लिख देंगी, संधि इसका कर देंगे, कवि है खादती, बस कवि खादती। बालक है पतति, गुरु है पाठयति, सरल लगा। वृक्ष फलति, ऐसे ही शब्द बन जाएगा। तो अब इसमें देखिए, अगर कवि खादति का, बालकः पतति का, गुरु पाठयति का, वृक्ष फलति का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए, तब आप क्या करेंगे? तब फिर वही देखेंगे कि विसर्ग के बाद ख आया, प आया, तो बस सीधे कुछ नहीं करना, कवि धन खादति, बालकः धन पतति, दोनों को अलग कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 वर्ग तो हो गया, क ख और प फ, यानी क वर्ग प वर्ग का उदाहरण हो गया। अभी बच्चा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श। अब उसमें कैसे करना है यह पढ़ेंगे हम लोग। ये विसर्ग संधि है। तो जैसे है, अब देखिए, अब हम लेते हैं च छ को, कि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्गों के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग के बाद क्या आए? च छ आए तो विसर्गों के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अश, यह श हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए, शत्रु संधि कहता है जिसका सूत्र विसर्जनीय से स। तो
अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों हो जाता है। लेकिन विसर्ग के बाद यदि च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, श, बड़ा श हो जाता है। अब जैसे देखिए पशुधन विसर्ग आ गया, हमेशा विसर्ग स्वर के बाद ही लगता है, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग व्यंजन के बाद नहीं, स्वर के बाद लगता है। अब इसमें कौन सा स्वर आया, पशु में ऊ स्वर आया है। दुखा में, रामा में कौन स्वर है, अ स्वर है। दुखा में कौन स्वर है, दो में ऊ स्वर है होता है और ख में अ स्वर होता है। तो विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पशुधन क्या है, चलती। अभी हम उदाहरण लिख करके तब हम बताते हैं। फिर है निहधन छलम, निहधन छलम। हरिधन चलती, चलती। तपह धन चर्या, च है ना, हाँ, तपह धन चर्या। कह धन चित्त, कह धन चित्त। अब देखिए कि ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि च आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, ठीक ना। अब पशुधन चलती, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद च आया है तो हम क्या बनेंगे, श, बड़ा श बनता है। तो ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यह शब्द क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा, पशुस चलती। पशुस यह बन जाएगा बच्चों, एक मिनट। अब यह होगा पशु, विसर्ग के स्थान पर श बन रहा है, पशुस चलती। निहधन छलम, निश्छलम क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर बड़ा श बन जाएगा तो यह बन जाएगा निश्छलम। हरिश चलती, निश्चलती, यह शब्द बनेगा। तपह धनचर्या, तब क्या बनेगा, तपश्चर्या, तपश्चर्या। कह धनचित, कश्चित, कश्चित। अब यही शब्द बना, समझ में आया ना कि विसर्ग के बाद यदि चचा आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि श यानी बड़ा श आधा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो परिभाषा लिखे हैं कि विसर्गों के स्थान पर श, यहाँ हलंत वर्ण पहले से हम लिख चुके हैं। हलंत वर्ण, जब हलंत वर्ण का मतलब आधा श होता है, हलंत हो गया तो आधा शब्द, आधा वर्ण माना जाता है। तो श में हलंत है तो ये आधा स हो गया, तो इसलिए पशु है धन चलती, पशु चलती। निधन छलम, निश्छलम। हरिधन चलती, हरीश चलती, ठीक है। तपह धनचर्या, तपश्चर्या। कह धनचित, कश्चित। ये आपका चौवर का उदाहरण है, समझ में आया ना। शत्रु संधि खर प्रत्याहार के जितने वर्ण होते हैं, यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श स है, यही खर प्रत्याहार में आता है। जबकि हम लोग क ख प फ यानी क वर्ग प वर्ग का पढ़ लिए, तो क वर्ग प वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना है विसर्ग, मतलब विसर्ग में। और यदि विसर्ग के बाद चचा आता है तब क्या बनता है, बड़ा श बनेगा, ठीक है। अब अगला उदाहरण है, एक मिनट, कहाँ गया, ओहो, अगला उदाहरण बच्चों देखो कि अब है
आ ई अब हम लोग पढ़ते हैं। अब ई में क्या नियम कहता है कि विसर्ग के बाद अब क्या बचा है, ट ठ। कि विसर्ग के बाद, दिख रहा है ना, विसर्ग के बाद क्या आता है, ट ठ आए तो विसर्गों का क्या बनता है, आए तो विसर्गों का कौन सा सा बनेगा, टठ आता है तो विसर्गों का मूर्धन्य श बनता है। आधा श हलंत कर दिए, आधा श रहेगा, हो जाता है, हो जाता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण से समझेंगे हम लोग। जैसे बच्चों, यानी ट आने पर मूर्धन्य श बनता है। देखिए, जब हम लोग व्यंजन संधि आपके सिलेबस में है नहीं, 9th में पढ़े थे, इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि पढ़ी थी ना, इष्टोष्टुनाष्टु और इष्टुनाष्टु संधि पढ़े थे, तो उसमें भी वह नियम दूसरा था। तो उसमें विसर्ग नहीं था, व्यंजन था कि श का श, यानी उसमें क्या था, इष्टुत्व और इष्टुत्व में क्या नियम था, उसमें भी बड़ा श मूर्धन्य स छोटा श कहाँ कहाँ बनता था, वह दूसरा नियम था। जैसे इष्टुत्व संधि है, इष्टोष चुनाश उसका सूत्र होता है, तो उसमें त वर्ग का च वर्ग बनता था, त की जगह च वर्ग बनता था, और श की शकार की जगह शकार, छोटा स की जगह वहाँ पे बड़ा स बनता था। इष्टनाष्ट क्या होता था कि त वर्ग का ट वर्ग बनता था, त की जगह ट बनता था, और छोटा स की जगह मूर्धन्य स बनता था, उसमें भी सकार का शकार। यह इष्टुत्व और इष्टुत्व में भी यह नियम था, लेकिन वह नियम दूसरा था, व्यंजन में था, या विसर्ग में दूसरा नियम है। ठीक है, जो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, इष्टुत्व हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अभी देखिए कि विसर्गों के बाद यदि टठ आए तो विसर्ग के बाद टठ यदि आता है तो विसर्ग का क्या बनता है, मूर्धन्य श बनता है। कैसे, जिसे धनु धन टंकार, एक उदाहरण है, धनु है धन टंकार है, और राम है धन टीकते, राम धन टीकते। और धूर्तः धन ठगति, ठगति। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे धनु धन टंकारा का क्या बनेगा बताइए, मूर्धन्य श, यानी ट आ गया धनु में, ट ठ से ही ट ठ आता है तो क्या बनता है, मूर्धन्य स बनता है। तो विसर्ग के बाद ट आया, और विसर्ग के बाद ट आया धूर्तः, विसर्ग के बाद ठ आया, तो क्या बनेगा क्रमशः बताइए, धनुष्टंकार। विसर्ग के बाद मूर्धन्य स आधा बनेगा, तो यह बनेगा धनुष्टंकार, टंकार। रामः टिकते, तब ये बनेगा बच्चों रामश टिकते, मूर्धन्य श आधा, रामश टिकते। धूर्तः धन ठगति, तब यह शब्द बन जाएगा, बस विसर्ग की जगह बनाना है, तो धूर्तश ठगति, मूर्धन्य श ठगति, यह शब्द बनेगा। धूर्त धन ठगति, धूर्तश ठगति, यानी धूर्त ठगता है। तो ये उदाहरण रहा खर प्रत्याहार का ट और ठ का, कि विसर्ग के बाद ट आता है तो हम मूर्धन्य श बनते हैं आधा। अब बचा है त
त वर्ग बचा है, त या थ आता है। खर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला दूसरा स आता है, तो त वर्ग भी बचा है, तो उसका लिखेंगे। अब हम लोग अब जैसे विसर्ग के बाद फिर उसका नियम लिखेंगे। विसर्ग के बाद क्या आता है? विसर्ग के बाद त और थ क्या आएगा? त थ आए तो विसर्गों के स्थान पर, आए तो विसर्गों के स्थान पर क्या हो जाता है? श। कौन सा सा? छोटा सा आधा हलंत वर्ण है, स हो जाता है। जैसे अब देखिए इसका उदाहरण कैसे। जैसे कह धन तनोति, इतः धन ततः, तः धन ततः, यशः धन तनोति, यशः धन तनोति, नमः धन ते, त का ही इसमें ज़्यादा आता है, थ का दुक्का वर्ण रहता है। नमः धन ते क्या हुआ जी? कब? नमः धन ते, अभी ठीक है। हरिधन तिष्ठति, याद थोड़ा सरल वर्ड हो। रामः धन तत्र, ठीक है। अब इसका देखिए, देख लो। तो कहधन तनोति का क्या बनेगा? देखिए विसर्ग के बाद त आ गया, जैसा कि कह रहा है विसर्ग के बाद त था आए, तो विसर्ग के बाद त आ गया तो क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पर छोटा सा आधा, क्योंकि श हलंत वर्ण है, आधा ही बनेगा। तभी बनेगा बच्चों कस्तनोति, क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पर श, कस्तनोति। दूसरा बनेगा इतः धन ततः, विसर्ग के बाद त आया है तो यह विसर्ग के स्थान पर छोटा सा बनेगा, तो क्या बन जाएगा? यह बनेगा इतस्ततः, इतस्ततः, यह शब्द बनेगा इतस्ततः, इधर उधर। यस्तनोति, तब यह बनेगा यशस्तनोति, क्या बन जाएगा? यशस छोटा स, यशस्तनोति, यह शब्द बनेगा विसर्ग के स्थान पर श। नमः धन्ते, नमस्ते, नमस्ते, यानी विसर्ग के स्थान पर श बनेगा आधा श, तो नमः धन्ते नमस्ते बनेगा। यशस्तनोति यानी यश को फैलाता है। रामः धन तत्र, क्या बनेगा? विसर्ग के स्थान पर छोटा सा, तब यह क्या बनेगा? रामस्तत्र, रामस्तत्र, ऐसे वहाँ राम। तो यह रहा हम लोगों का शत्रु संधि विसर्जनीय से स। सभी वर्ग पढ़े, अभी स बाकी है। जो हम लोग क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग इतना पढ़ चुके हैं। अभी इसमें खर प्रत्याहार के अंतर्गत स भी आता है। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे कि उसके स्थान पर क्या बनता है। तो उसका उदाहरण है बच्चों कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद क्या आएगा? विसर्ग के बाद श तीनों श आ जाएगा, श और स। ठीक। में से कोई हो तो, में से कोई हो तो अब क्या होगा? तो विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो तो विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि क ख प फ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह से विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। कठिन नहीं लगा विसर्ग संधि? जैसे यानी विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। ठीक बच्चों। जैसा कि क और ख में था, क ख प फ आने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही नियम इसमें कि यदि विसर्ग के बाद स में से कोई वर्ण हो तो विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। जैसे हरिधन शेते। ठीक। हरिधन शेते में तब क्या होगा? इसको हरीश शेते भी कर सकते हैं। विसर्ग के स्थान पर बड़ा श कर सकते हैं, हरीश शेते। विसर्ग का श होता है, फिर श का शकार। तो इसमें इष्टुत संधि का नियम लगेगा। तो क्या ज़रूरत है? आप लोग मत उतने जाइए, बस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो बस क्या लिख देंगे? हरि शेते। बस ये ध्यान देना कि स से आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क ख प फ आएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह हो जाएगा हरि शेते। बस हरि शेते। रामधन एक मिनट, रामधन षष्ठ, ये भी श आ गया, मूर्धन्य श। तब क्या बन जाएगा? अब कुछ बनेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा, राम षष्ठ। निधन संदेहम, निधन संदेहम, तीनों से आ गया। तो क्या होगा? निह संदेहम। आप लिखेंगे निह संदेहम। सुनना है? तो आज हम लोग सत्व संधि, विसर्ग में सत्व संधि पढ़े हैं। अब विसर्ग की क्या परिभाषा थी, फिर से हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। विसर्ग संधि शुरू से। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जिसमें पहला संधि हम लोग पढ़े सत्व संधि, जिसका सूत्र होता है विसर्जनीय से सा। इसका परिभाषा है कि यदि विसर्ग के आगे कोई खट प्रत्याहार, जैसा कि हमने पढ़े कि खट प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो खट प्रत्याहार में वर्ण का पहला दूसरा वर्ण स होता है। तो उदाहरण में कि विसर्ग के बाद ख क ख प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? ज्यों का त्यों रहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि विसर्ग के बाद च छ आता है तब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा श। च छ आएगा तो बड़ा श हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद ट ठ आएगा तब मूर्धन्य स होगा। बस ये ध्यान देना है। विसर्ग के बाद क और क ख प फ आता तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद च छ आता तो विसर्ग के स्थान पे बड़ा श आधा होगा। और यदि विसर्ग के बाद क्या आएगा? ट और ठ आता है, विसर्ग ट और ठ आएगा तब क्या बनेगा? तब वो मूर्धन्य स बनता है। और यदि विसर्ग के बाद छोटा सा के लिए आता है, यदि विसर्ग के बाद त और थ आता है तो वह छोटा सा बनेगा। और यदि विसर्ग के बाद स में से कोई वर्ण आता है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। तो ये रहा हम लोगों का सत्व संधि आज का। विसर्ग संधि में पहला संधि हम लोग सत्व संधि पढ़े हैं।
और अगली संधि कल हम लोग पढ़ेंगे। इसको फेयर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, फेयर कॉपी ज़रूर करिएगा।